नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन बोर्ड स्टडी चैनल में। तो मैं सी-टेट का पेपर 1 करा रहा हूं, आप सभी को पता है। और आज जो पेपर है वो 28 दिसंबर 2021 का पेपर है। और इस पेपर में मैं आप सभी को ईवीएस का पेपर कराने वाला हूं। और आप सभी को पता है कि मैं ट्रिक से कराऊंगा और समझा के कराऊंगा, क्योंकि क्वेश्चन जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जा रहे, बड़ा बड़ा क्वेश्चन पूछ रहा है। तो कितने लोगों को समझ में नहीं आता है, बड़ा क्वेश्चन देख करके ही घबरा जाते हैं और पढ़ना नहीं चाहते। तो देखिए, हम जब पढ़ेंगे तो कहेंगे सर हाँ मज़ा आ रहा है, अब समझ में आ गया, अब हम भी इसी तरह से पढ़ेंगे। तो आप लोग वैसे ही करिए जैसे मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहली बात कि लॉन्ग क्वेश्चन की बात आया तो ये तो दूरी दिशा की बात है, तो मेरे पास उतना बड़ा डिस्प्ले नहीं है, मैं सबसे पहले ही बताया था, जिसके कारण से मैं दूरी दिशा का प्रश्न नहीं बता पाता हूं। ठीक है, यहां अब आइए क्वेश्चन पर आ जाइए आप सभी को। अपनी गर्दन को झटके से आगे पीछे कर सकने वाली पक्षी कौन सी है, बताए कौन सा हो जाएगा? मैना। गर्दन को आगे और पीछे करे, ये पकड़ने वाली बात है, आगे पीछे करे तो मैना अपनी गर्दन को पूरे पीछे घुमा दे तब उल्लू होता। 360 डिग्री घुमा देता है उल्लू। तो झटका से आगे पीछे करता है तो मैना, बहुत बेटर, जिन्होंने बी किया उनका सही जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अब आइए गया क्वेश्चन जो मैं बोला, मैं कहता हूं ना कि मैं जो बोलता हूं वो आता है। ठीक है, तो हम जो बोलते हैं उसको भी सुनिएगा। अपनी गर्दन को पीछे तक घुमा सकने वाली पक्षी, 360 डिग्री घुमा देता है, ये उल्लू होता है। क्लियर? आप कोई दिक्कत है? चलिए, जिन्होंने सी किया उनका सही जा रहा है, बहुत अच्छी बात है। अब आइए अगले क्वेश्चन पर। ब्रेल लिपि के बारे में पूछ रहा है। आप सभी को पता है कि ब्रेल लिपि में कितने बिंदुएं होती है? ये तो बहुत बड़ा भाषण किया है, सीधी सी बात है। ब्रेल लिपि में लिखा हुआ है 10, 8, 4, 6, बहुत अच्छी बात है जिन्होंने 6 किया। ब्रेल लिपि में 6 बिंदु होती है। क्लियर हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन पा जाइए। अब आइए, मैंने आपको ट्रिक बताया, क्या बताया, मजा आएगा। मेरे यहाँ भाई जितने लोग जुड़ रहे हैं उन सभी को अच्छा लग रहा है, सभी का कमेंट आता है कि सर आपका क्लास अच्छा लग रहा है मुझे। और सबसे पहली बात मैं आपको कहूं कि जो लोग जुड़ रहे हैं ना, अपने साथियों को जोड़िए, एक बड़ा परिवार बनाया जाए। और जितना भी सिलेबस है, मैं जितना भी पेडागोजी है, सभी पेडागोजी का मैं ऑपरेशन करूं और आप लोगों को मजा आएगा समझ करके। देखिए, कहीं भी लिखे 3 से 3.5 मीटर, 10 से 12 फीट बांस पर घर बनता है तो असम में। कहां होता है? असम में, क्योंकि वहां पे बहुत अधिक बारिश होती है। क्वेश्चन यही पूछ रहा है। ठीक है, तो चलिए हम लोग आते हैं उत्तर की ओर। असम होगा इसका। क्या कर दीजिएगा? असम कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पा जाइए। कर जिम कॉर्बेट, क्वेश्चन क्या है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क किस राज्य में है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क आप सभी को पता है, बता दीजिए सभी को ही, समझाने वाली बात नहीं है। चलिए, बहुत बेटर है, यहाँ पे डी होगा उत्तर। जिन्होंने किया उत्तराखंड, उन सभी का सही है। इसी पार्क का नाम था हेली नेशनल पार्क, समझे? बहुत बेटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ए आ गया, शायद कूट है। सबसे पहले तो कूट का आंसर देख रहे हैं, कैसा आंसर दिया हुआ है, कितना आंसर दिया हुआ है। ठीक है, चलिए अब आते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन क्या है कि 3 विभिन्न स्थानों जहां जलवायु एक दूसरे से अत्यंत भिन्न है, मकानों पर विवरण कीजिए। चलिए, जलवायु भिन्न है तो लेह लद्दाख में मकान पत्थर के 2 मंजिले के बनाए जाते हैं। लेह लद्दाख में पत्थर का घर बनता है क्योंकि बर्फ बनता है, 2 मंजिले बनता है क्योंकि निचले मंजिली पर तो क्या होता है, सामान सब रखे जाते हैं, जानवर को रखे जाते हैं, और फर्श लकड़ी के और छत सपाट होती है। तो ये तो सही बोला है लेह लद्दाख के बारे में। मनाली की बात देखते हैं। मनाली में बोल रहा है कि मकान बांस के खंभों पर बनाया जाता है। आसाम में अभी ना पढ़े हैं कि भाई बांस के खंभों पर आसाम में बनेगा, ये तो गलत कर दिया। राजस्थान में गांवों में लोग मिट्टी के घर बनाते हैं क्योंकि जानते हैं गर्मी अधिक पड़ती है, और जो छत होता है वो कटरीली झाड़ी का होता है। तो आपका ए और सी सही जा रहा है। क्लियर हुआ? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। कह रहा है कि घड़ियाल, कौवा, बतख, मछली, कछुआ, इसमें सबसे अलग चुनिए कौन सा है, बताइए सभी कोई। चलिए, यहाँ आपका उत्तर क्या हो जाएगा? ये सब जो है, कौवा एक क्या है,
पक्षी है, घड़ियाल पानी में, बतख पक्षी है लेकिन पानी में रहता है, मछली पानी में, कछुआ पानी में, कौवा पानी में नहीं रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से आया आपका कूट, और कूट इतना परेशान किया है ना नए नए जो लोग तैयारी कर रहे हैं उन लोगों को कि देख करके उनका अधिकांशतः हौसला टूट जाता है। चलिए कोई बात नहीं, हाथियों के बारे में नीचे दिए गए कथन के बारे में विचार करिए। क्या है कि एक झुंड में 20 से 25 हाथी होता है, नहीं 12 से 14 होता है, ये गलत लिखा हुआ है। हाथी 4 वर्ष की आयु तक ही इस झुंड में रहते हैं, ये भी गलत लिखा हुआ है, 4 वर्ष तक नहीं रहता है। एक बड़ा हाथी दिन में 100 केजी से अधिक पत्तियां खा जाता है, सही है। किसी हाथियों में झुंड में सबसे बुजुर्ग हाथनी ही सभी का फैसला लेती है, बोले तो नेता होती है, तो आपका सी और डी जाएगा, सही सी और डी जाएगा, बहुत बेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कि बिहार के लोगों के लिए मधुमक्खी पालन आरंभ करने की सर्वश्रेष्ठ अवधि कौन सी है? तो मैंने आपको बताया था अक्टूबर से दिसंबर जो है, अगर आप मधुमक्खी पालन करना चाहते हैं तो सबसे बेटर महीना माना जाता है, क्योंकि इस समय में जो है मधुमक्खियां अंडा देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये बनाने वाले क्वेश्चन है, तो आपको तो डिस्प्ले चाहिए बड़ा, तो डिस्प्ले नहीं है जिसके वजह से मैं नहीं बना पाता हूँ। इसमें समय निकाल करके दूरी बटा आप चाल कर दीजिएगा, चाल निकालना है तो दूरी बटा समय निकाल दीजिएगा, 5/18 से गुना कर दीजिएगा। 18 से गुना नहीं करना पड़ेगा क्योंकि देख लीजिएगा, गुना करके मीटर प्रति सेकंड में हो तो मीटर प्रति सेकंड कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए उस पर चर्चा हम नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे मैथमेटिकल क्वेश्चन मैं नहीं बता रहा हूँ डिस्प्ले के कारण। चलिए, यदि आप भारत के मानचित्र पर कोलकाता की राजधानी, पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता से चंडीगढ़ तक की कोई सरल रेखा खींचे तो कोलकाता के सापेक्ष चंडीगढ़ की दिशा, देखिए पश्चिम बंगाल आपका पूरब में है, हम मान लिए पूरब में, यहां से कोलकाता की बात करें, यहां से कोलकाता की बात करें, चंडीगढ़ की बात करें, हरियाणा यहाँ पे है, हरियाणा इधर है। तो आप लोग जानते हैं उत्तर ऊपर है, वेस्ट और दक्षिण इधर है, तो ये क्या हुआ पश्चिम उत्तर, क्या हुआ उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम मारेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन एक निम्नलिखित, देखिए पेडागोजी जब आएगा ना तो मजा आ जाएगा, आप लोगों के अंदर एनर्जी आ जाएगा, और मैं काफी एनर्जी से बताता हूं, आपको मजा आएगा। चलिए, निम्नलिखित में प्याज की खेती के विभिन्न चरणों का सही क्रम बताइए, कैसे कैसे प्याज की खेती करते हैं शुरुआत से लेके अंत तक, ठीक है। तो सबसे पहली बात कि भाई प्याज को हम लोग खेत को क्या करते हैं, गुड़ाई करते हैं। गुड़ाई करना माने मिट्टी को पोला या नरम करना। उसके बाद क्या होता है दोस्तों, मैं आपको बता दूं, उसके बाद होता है कि बीज बो देते हैं, ठीक है। बीज बोने के बाद खरपतवार को निकाल लेते हैं, निकालने के बाद प्याज को क्या करते हैं, उखाड़ कर निकाल लेते हैं। उसके आगे प्याज के ऊपरी भाग सूखी पत्तियों को काट के हटा देते हैं, प्याज तैयार हो गया। तो आपका उत्तर जो जा रहा है वह सबसे बेटर डी पर जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से समझते चलिए, कौन सी विशेषता अभिलक्षण रेगिस्तानी ओक शाहबलूत वृक्षों में नहीं पाया जाता है? शाहबलूत वृक्ष में कौन सा विशेषता नहीं है? रेगिस्तानी ओक का दूसरा नाम है शाहबलूत। एक नया चीज सीखने को मिला, रेगिस्तानी ओक का दूसरा नाम शाहबलूत। क्वेश्चन पूछता है कौन सा नहीं है बताइए, तो 74 का आपका उत्तर होगा क्या, जड़ों में अत्यधिक गहराई तक जाता है, 300 फीट जाता है जरा, 30 गुना पेड़ के ऊंचाई का। तने पेड़ के तने में पानी एकत्र रहता है, अच्छी बात है। ओक में पत्तियां बहुत कम होती है, ये भी सही है। बड़ी और बहुत सारी पत्तियां होती है रेगिस्तानी ओक में, गलत बात है, यही आपका नहीं होगा। तो रेगिस्तानी ओक का दूसरा नाम मैं भी नया सीख रहा हूं, आप लोगों को सिखा दूं, शाहबलूत है ना। एक पूछता है टेपियोका, सुन लीजिए क्वेश्चन बन रहा है यहाँ पे। टेपियोका का दूसरा नाम है कप्पा, क्या नाम है,
कप्पा, अगर कप्पा दे तो समझिए टेपियोका दिया हुआ है। तो मेरे यहाँ और प्रश्न सीखिएगा एक प्रश्न से। तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य बता दीजिए। तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य बताए। आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक जो है वो तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य है। यहाँ बी होगा आपका उत्तर, बहुत बेहतर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब आया आपका पेडागोजी, मजा आएगा, पूरा एनर्जी से तैयार है ना आप लोग? चलिए पकड़ते हैं। मोहन ने कक्षा में बताया कि उसके पिताजी कुल्हड़ बनाते हैं। कुल्हड़ समझते हैं? नहीं समझते, चलिए बताते हैं। कुल्हड़ इस प्रकार से होता है जिसमें आजकल लोग मिट्टी के जो बर्तन में जो चाय पी रहे हैं, लोग मिट्टी के कप में चाय पीते हैं, उसी को कहते हैं कुल्हड़। तो कहा मोहन क्या कि मेरे पिताजी कुल्हड़ बनाते हैं। चीजें हम जो बनाते हैं और करते हैं, थीम के अंतर्गत आप विद्यार्थियों को चाय बनाने के कुल्हड़ बनाना सिखाना चाहते हैं। आप निम्नलिखित में कौन सा संसाधन का उपयोग करेंगे, बताइएगा। कुल्हड़ बनाना कौन सा संसाधन का है? तो ये किसी समुदाय से जुड़ा हुआ है। कुम्हार लोग बनाते हैं। कुम्हार लोग क्या है? तो किसी समुदाय, उनका एक समुदाय है कुम्हार समुदाय से। ये किसी समुदाय के बारे में हम बताना चाह रहे हैं कि वो लोग कुल्हड़ बनाते हैं। ये समुदाय से जुड़ी हुई बात है, कुम्हार समुदाय से। तो उत्तर आपका ए पड़ जाएगा। कोई दिक्कत किसी को? अरे हम होने ही नहीं देंगे भाई, मजा आ जाएगा आपको। निम्नलिखित में कौन सा कथन विज्ञान और सर्वोत्तम वर्णन करता है? विज्ञान का सर्वोत्तम वर्णन कौन करता है भाई? यहाँ लिखा है विज्ञान सुव्यवस्थित ज्ञान का स्थिर है। यहाँ स्थिर नहीं है विज्ञान, याद रखिएगा। विज्ञान की इकाई और ज्ञान का निर्माण की प्रक्रिया है। विज्ञान जो है ज्ञान की इकाई और ज्ञान निर्माण की प्रक्रिया है। अच्छा बात बोला है। विज्ञान संगठित ज्ञान और सुव्यवस्थित है, संगठित ज्ञान नहीं है विज्ञान। संगठित ज्ञान इतिहास में होता है, समझ लीजिए मेरी बात ध्यान से। विज्ञान संगठित ज्ञान, फिर से बोला तो विज्ञान ज्ञान की इकाई है एवं ज्ञान निर्माण की प्रक्रिया है। बहुत बेटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन ईवीएस सीखने का वर्णन करता है? कौन सा ऐसा कथन है जो ईवीएस सीखने का वर्णन करता है? तो पर्यावरण से ज्ञान और कौशल की प्राप्ति, अच्छी बात है। अधिगमकर्ता के बीच विचार और कौशल को साझा करना, ये भी अच्छा बात है भाई, साझा करेंगे। प्रेषित की जा रही जानकारी प्राप्त करना, प्रेषित समझते हैं? प्रेषित की जा रही जानकारी को साझा करना। प्रेषित माने कहीं प्रेषित हो रहा है, वो जानकारी को साझा करिएगा तो खुद प्रेषित तो हो ही रहा है, साझा ही होता है। प्रेषित मतलब साझा होता ही है, तो उसको फिर से प्रेषित की जा रही जानकारी को प्राप्त करना, तो ये प्रेषित वाला गलत है, ठीक है, इसको हटाइए। अधिगमकर्ता द्वारा ज्ञान का सक्रिय निर्माण करना, ये अच्छी बात है। तो आपका सही गया ए, बी और डी। जिन लोगों का ए, बी और डी है उनका सही जा रहा है। कहीं मिल रहा है कि ना? मिलेगा, यहाँ पे है, अलग अलग कर दिया है ताकि आप लोग भूल जाए, भटक जाए। ए, बी, डी क्लियर हुआ? अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। जिन्होंने ए, बी, डी किया है उनका सही गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में सबसे पहली बात सुन लीजिए, लाइव जो चलता है मॉर्निंग में 9:30 पर चलता है, सुनने की बात है क्योंकि आप लोग क्लास में ज्वाइन करेंगे। शाम में 7 बजे चलता है, कभी कभी रात्रि को 9 बजे भी चलता है, वो कभी कभी चलता है, लेकिन ये मॉर्निंग में 9:30 में चलना रेगुलर है, 7 बजे शाम में रेगुलर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा कथन प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की सर्वोत्तम व्याख्या करता है? पर्यावरण अध्ययन का सर्वोत्तम व्याख्या कौन करेगा? पर्यावरण पढ़ाए जाने वाले एक विषय है, एक विषय, गलत बात बोला। कक्षा 1 से 5 में अध्ययन किया जाने वाला एक विषय, तो पर्यावरण कक्षा 1 से 5 तक नहीं होता है, 3 से 5 तक होता है, ठीक है।
बालक के परिवेश से संबंधित एक विषय है, बहुत अच्छी बात है। विभिन्न थीम से संबंधित एक विषय है, ये भी सही है, लेकिन सबसे बेटर हम बाल केंद्रित मारेंगे। बालक के परिवेश से संबंधित एक विषय है पर्यावरण। कोई दिक्कत किसी को नहीं होना चाहिए। चलिए समझ में आएगा आपको। अगला क्वेश्चन है, सुनिएगा कि पर्यावरण अध्ययन के कक्षा में रीता अपनी शिक्षिका से पूछती है, क्या पूछती है देखिएगा, कि उसने मेहमानों के लिए चाय बनाने की अपेक्षा क्यों की जाती है, क्यों चाय बनाते हैं मेहमान के लिए, जबकि उनके भाई ऐसा करने के लिए अपेक्षा नहीं की जाती है ना। जबकि क्या कह रहा है कि हमारे भाई से चाय नहीं बनवाते हैं, हमसे क्यों बनवाते हैं, लड़कियां कह रही है। क्या यह पर्यावरण अध्ययन से संबंधित मुद्दा है? चलिए अब आइए, नहीं, क्या, नहीं, हाँ, हाँ, बताइए क्या यह मुद्दा है पर्यावरण से संबंधित? तो हाँ है, चर्चा करने का विषय है, क्योंकि यह समानता और गैर भेदभाव से संबंधित है कि नहीं भाई? लड़की कह रही है कि क्यों हमको मेहमान आता है तो चाय बनाने के लिए कहते हैं घर के लोग, अब मेरे भाई को नहीं बोलते हैं, तो इस पर चर्चा करने की विषय है कि नहीं? तो हाँ है, क्योंकि समानता और गैर भेदभाव से संबंधित ये मुद्दा है, तो इस पर बात होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है दोस्तों, समझिएगा 81 नंबर, कि जल संरक्षण का सबसे उचित तरीका यह होगा कि विद्यार्थी से कहा जाए, क्या कहा जाए, कि जल से संबंधित कहानियां, कविता, गीत इकट्ठे करे। भाई इकट्ठा क्यों करेगा, क्या जरूरी है इकट्ठा करना? जल उपयोग से संबंधित चित्रों को देखकर यह चर्चा करना कहाँ जल का उपयोग अधिक हो रहा है। चित्र देख करके आप नहीं बता पाएंगे, ये बात क्लियर है। वे और उनके परिवार के सदस्य जल का उपयोग कैसे करते हैं, इसका जल बजट बनाए। देखिए सबसे बेटर है कि उसके परिवार से अगर पूछ रहे हैं कि बताओ तुम्हारे माता पिता में कौन ज्यादा पानी से नहाता है, तो बच्चा का दैनिक जीवन से जुड़ा हुआ सवाल है, तो उसमें बच्चा इंटरेस्ट लेगा, रुचि लेगा, जिज्ञासा होगा उसके अंदर उत्पन्न, तो सबसे बेटर तो वही होगा ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, शैक्षणिक भ्रमण के दौरान सुनिएगा, रात को जंगल से गुजरते हुए तीसरी कक्षा की एक विद्यार्थी आपका ध्यान किसी कीट की चिड़ी चिड़ी आवाज पर की आकर्षित करती हुई पूछती है। देखिए रात में चिड़ी चिड़ी की आवाज आता है ना, जब भूताह फिल्म देखते हैं तो उसमें आवाज आकर्षित करते हुए पूछती है, यह क्या है? झिंगुर जो बोलता है ना, यह क्या है? एक अन्य विद्यार्थी जवाब देता है, यह सितारों के चमकने की आवाज है। आप क्या करेंगे बताइए? आपस में चर्चा कर रहा है बच्चा सब, भौंस पर बैठा है और रात्रि में कोई पातर में है ना, वहां पे एक बच्चा पूछा कि ये चिड़ी चिड़ी की आवाज क्या है, तो एक बच्चा उसमें बोला ये सितारों की आवाज है। तो आप क्या करिएगा? देखिए ये माइंड टेस्ट होता है, पेडागोजी मतलब माइंड टेस्ट। क्या करिएगा? विद्यार्थियों को सही बताएंगे कि वह एक कीट की आवाज है। सही बताने से नहीं ना होगा, कुछ समझाना है ना। अन्य विद्यार्थियों से उनकी प्रतिक्रियाएं साझा करने को कहेंगे। देखिए हाँ ये सबसे बेटर। अन्य विद्यार्थियों से उनके कहेंगे कि तुम्हारी क्या प्रतिक्रिया है, बताओ क्या चीज का आवाज है, तो ये अच्छा जा रहा है। इस व्याख्या को स्वीकार कर लेंगे क्योंकि अगली कक्षाओं में विद्यार्थी सही उत्तर सीख सकेंगे। क्यों स्वीकार करेंगे भाई? ये तो गलत अवधारणा था कि सितारों का आवाज, ये तो गलत है। विद्यार्थी से कहेंगे कि खोजे आवाज कहाँ से आ रही है। विद्यार्थी खोजने जाएगा रात्रि में, पता चलेगा कहीं कोई जंगली जानवर आया तो स्वाहा कर देगा, अब मास्टर साहब का उपाय हो जाएगा। सबसे बेटर आपका बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण अध्ययन की पुस्तक में दिए गए प्रयोगों के परिणाम, अब आप उत्तर बताना है परिणाम के बारे में। प्रयोग के अंत में किए जाने चाहिए। देखिए कभी भी प्रयोग के अंत में क्यों करेंगे भाई? जब हो रहा है उसी समय करिए ना, तो अच्छा रहेगा। नहीं दिए जाना चाहिए क्योंकि विद्यार्थी स्वयं अवलोकन कर सके और निष्कर्ष तक पहुंचना चाहिए। देखिए पर्यावरण अध्ययन में पाठ्य पुस्तकों में दिए गए प्रयोगों के परिणाम, आप समझिएगा सर हमको समझ में नहीं आया क्या बोला। प्रयोग का परिणाम समझते हैं, बताते हैं।
हम मान लीजिए आप लोग 10वां क्लास में थे तो प्रैक्टिकल हुआ, प्रैक्टिकल होता था ना, शायद नहीं लिया गया है। तो प्रैक्टिकल में कहीं भी नहीं बताया जाता है कि ये मिलेगा तो ये चीज बन जाएगा। प्रैक्टिकल में अगर लिख दिया जाएगा कि यह चीज मिलके यह बन जाएगा, अगर लिख दिया तो वो तो जान रहा है कि भाई जल बन जाएगा, रट जाएगा। तो प्रयोगों का परिणाम क्या करना चाहिए, नहीं लिखना चाहिए, ताकि बच्चा खुद से क्या करे, खोज करे। तो प्रयोगों का परिणाम नहीं दिए जाना चाहिए, क्योंकि विद्यार्थी स्वयं अवलोकन करके निष्कर्ष तक पहुंचना चाहिए। अब सुनिएगा सर कि आप समय अधिक लेते हैं, मैं बताऊं, इसी का मैं आंसर यहाँ पे लिख दूं, इसी का आंसर मैं यहाँ नीचे रहता तो आप लोग सोचते, कहते कि सर बी होगा, सोचते आप लोग। उसी प्रकार से प्रयोग का परिणाम नहीं लिखना चाहिए। समझ में आया ना? अब आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पाइए। आपके विद्यालय का बागवान विद्यालय के बगीचे से सूखी पत्तियां इकट्ठी करती है ना, विद्यालय से सूखा पत्ता इकट्ठा कर रहा है और जलाता है। आपका एक विद्यार्थी इसी शिकायत आपसे करता है, आप क्या करेंगे? सर वो पत्ता जला रहा है, एक बच्चा शिकायत किया, तो आप क्या करिएगा? देखिए टीचर का तो यही गुण है कि आपको यही ट्रेनिंग हो जाता है सीटेट में। क्या करिएगा? विद्यार्थी को समझाएंगे कि भगवान के बगीचे में कचरे को कम कर रहा है ना, जला रहा है। आप कहेंगे कि ये कम कर रहा है, जलाने दो, ऐसा बात थोड़े है, गलत बात है। विद्यार्थी से सूखी पत्तियां इकट्ठी करने में भगवान की मदद करेंगे या कहेंगे कि खाद बनाने में सहायता करेंगे। देखिए जलाना नहीं है, खाद बनाना है, उसको सहायता करना है। चलिए भगवान में बात करेंगे कि ऐसा निर्देश देंगे कि वह ऐसा ना करे, गलत बात है, ठीक है। वातावरण प्रदूषित होगा ऐसा नहीं कहना है बच्चे को, कहेंगे इसी से खाद बनाया जाएगा। सबसे बेटर तो बी हो गया, जिन्होंने बी किया उनका सही गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शायद क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा कि निम्नलिखित में कौन सा कोऑपरेटिव लर्निंग माने सहयोगात्मक अधिगम, बताइए कौन सा आवश्यक तत्व है जिसमें सहयोग की भावना हो रही है। तो यहाँ देखिए विद्यार्थी समूहों में कार्य करते हैं। अगला है विद्यार्थी समूह में साझा करते हैं, साझा करना ही सहयोग होता है, साझा करना। विद्यार्थी अपने समूह में सकारात्मकता के साथ प्रतियोगिता करते हैं। विद्यार्थी एक दूसरे की सहायता करते हैं। तो यहाँ तो डी सही जा रहा है, और देखिए क्या सही जा रहा है जिसमें सहयोगात्मक अधिगम हो रहा हो। 85 नंबर, विद्यार्थी अपने समूह में सकारात्मकता के साथ प्रतियोगिता करते हैं। कई सर प्रतियोगिता गलत है, लेकिन यहाँ सकारात्मक के साथ अपने समूह में, तो समूह में जब करेगा प्रतियोगिता तो सहयोग वहाँ होगा। तो यहाँ सी और डी ही बेटर माना जाएगा। अब कहिएगा सर ए भी है, लेकिन आपको कूट में 2 ही आंसर देना है, ठीक है। कूट को देख करके इसमें चारों ऑप्शन सही था, ठीक है, लेकिन कूट के हिसाब से सबसे बेटर मानना है तो आपका सी और डी जाएगा। तो ये भी ध्यान देना पड़ेगा आप सभी को। शायद अगला भी कूट है, देख लीजिए कितना बड़ा क्वेश्चन है, और मैं आपको इजी करके बताऊंगा कैसे सही होगा। चलिए हम कहानी कहते हैं, सुनिएगा। कहानी क्या है कि कक्षा में अध्यापिका सभी विद्यार्थी से पूछती है कि कपड़े कैसे धोए जाते हैं। विद्यार्थी जवाब देता है कि वे अपनी माता को विभिन्न तरीकों से साबुन लगाकर पत्थर पर कपड़े को रगड़कर कपड़े धोने का लकड़ी का बेड से धोकर ब्रश लगाकर और वॉशिंग मशीन में कपड़े धोते हुए देखते हैं। माता पिता के बारे में बता रहा है बचवा। तो निम्नलिखित में से कौन से कथन अध्यापिका द्वारा चर्चा करवाए जाने के लिए सर्वोत्तम व्याख्या करता है? कौन सा सबसे बेटर होगा, आप बताइए। आप सभी को ऑप्शन दिखाई नहीं दे रहा है टोटल, तो आप लोग ए बी सी डी बता दीजिए कुछ कौन कौन सही है। विद्यार्थी को सामाजिक असमानता को उजागर करने के लिए असमानता को उजागर करेगा, ये तो गलत ही बोल दिया। विद्यार्थी को घर के अनुभव में चिंतन करने के लिए प्रेरित करना अच्छा बात है। कैसे कपड़ा धोए जा सकते हैं इसके लिए विविध संदर्भ प्रदान करने के लिए सही है। उन्हें कपड़े धोने की प्रक्रिया सिखाने के लिए सही है, बहुत बेटर है। बी सी डी जिन्होंने किया उनका सही है।
बी सी डी, आपका उत्तर बी पड़ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी कूट है। कूट में क्या है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन रचनावादी कक्षा कक्ष में अध्यापक की भूमिका का वर्णन करता है? रचनावादी में कौन सा अच्छा वर्णन करेगा? तो पढ़ना ज्ञान की व्याख्या, ये गलत है। ठीक है, विद्यार्थियों को ज्ञान निर्माण हेतु प्रेरित करना, ये सही है। प्रश्न करना और व्याख्या, फिर से आ गया ये, है ना, ये छोड़ नहीं रहा है पीछा। विद्यार्थी की व्याख्या करने हेतु प्रेरित करना, देखिए आप कहिएगा सर ये भी गलत है दोस्तों यही तो पकड़ना है पेडागोजी में, व्याख्या करने को प्रेरित कर रहे हैं हम, नहीं कर रहे कि व्याख्या करो बैठ करके, प्रेरित करेंगे कि तुम कर सकते हो। तो आपका बी और डी जाएगा सही। बहुत बेटर जिन्होंने बी किया, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए दोस्तों। फिर से कह रहा हूं मैं आप सभी को कि एक बार आप लोग अपने नए दोस्तों को जोड़िए, जो लोग नए लोग जुड़े हैं, ऑनलाइन स्टूडेंट जो जुड़े हैं, केवल ऑनलाइन स्टूडेंट, ऑफलाइन वाले तो मेरे यहाँ है ही, जितने लोग हैं सभी कोई आते हैं पढ़ने। तो जो लोग नए हैं वो अपने दोस्तों को जोड़िए कि यहाँ भी क्लास है, गर्दा क्लास, और पेडागोजी जो है ऑपरेशन करके बताया जा रहा है। चलिए, कथन पर्यावरण कथन समझते हैं। कथन पर्यावरण अध्ययन का एक डैश विषय है। कथन माने होता है यहाँ पे कहानी मानिए, पर्यावरण अध्ययन का एक विषय है, के लिए उपयुक्त विकल्प का अध्ययन चयन करें। तो उत्तर क्या होगा? कथन पर्यावरण अध्ययन का एक विषय है और यह उपयुक्त विषय। तो देखिए हम आपको एक ट्रिक बताते हैं, क्वेश्चन समझ में नहीं आया होगा तो पर्यावरण अध्ययन एक क्या है, पर्यावरण अध्ययन इसको छोड़िए, पर्यावरण अध्ययन एक क्या है, एकीकृत विषय है। बहुत हिट क्वेश्चन है दोस्तों, इतना हिट कि हर सेशन में पूछा है। तो जो लोग नए हैं अभी तक नोट कर लिए होंगे, ईवीएस क्या है, एकीकृत विषय है। जो लोग कॉपी कलम निकाल के बैठे हो नोट कर लीजिएगा फटाफट, है ना, दिक्कत हो जाएगी बाद में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हम कहानी कहते हैं, बहुत बड़ा क्वेश्चन है, तो कहानी की तरह पढ़ेंगे भाई। कितने लोग कहेंगे वाह इतना बड़ा क्वेश्चन, छोड़िए कहते ही पढ़ा जाए इसको, ऐसा ही मारो BCD तो गड़बड़ा जाओगे भाई। बड़ा क्वेश्चन आए ना तो माइंड में बैठा लेना कि हम एक कवि है, हम कहानी पढ़ेंगे, हम एक टीचर है। अध्यापिका विभिन्न प्रकार के घोंसले पर चर्चा कर रही है। वह विद्यार्थियों से उनके द्वारा देखे गए घोंसले के प्रकार के बारे में पूछती है। एक विद्यार्थी कहता है कि कुछ दिन पहले एक चिड़िया ने उनके घर के बालकोनी पर घोंसला बनाया था, सुनिएगा, लेकिन उसकी मम्मी ने यह कहा कि उसे हटा दिया कि बालकनी टहनियों और चिड़ियों की बोट से गंदी हो रही है। अध्यापिका को क्या करना चाहिए? जैसे कि उसकी मम्मी हटा दिया कि बालकोनी मेरा गंदा हो जाएगा। देखिए गलत बात है, चिड़िया का भी आश्रय हम मनुष्यों पर निर्भर है, तो इसको समझाएंगे कैसे, देखिएगा। विद्यार्थी को मम्मी से बात करके उन्हें बताना चाहिए कि उन्हें घोंसला हटाकर गलत किया, गलत सही किया, ऐसे कहिएगा ना, जाने जा करके कोई टीचर कहेगा ना तो मुंगड़ी से पिटाएगा टीचर, बात समझे। तो ऐसा नहीं कहना है, ऐसे समझाना है। विद्यार्थियों और उनके अभिभावक के लिए कार्यशाला का आयोजन करेंगे। क्या करेंगे? एक कार्यशाला, एक मीटिंग का आयोजन करेंगे। उन्हें समझाना चाहिए कि चिड़िया के घोंसले नष्ट क्यों नहीं किए जाना चाहिए। उनको बताएंगे, उस पर प्रकाश डालेंगे कि क्यों नष्ट नहीं किए जाना चाहिए। क्योंकि देखिए हम लोग जो है, चिड़िया वातावरण के लिए अनुकूल होता है, ना कि प्रतिकूल होता है, समझे। आगे देखिए, विद्यार्थियों को उनके अभिभावक को नजदीकी पर्यावरण अभ्यारण्य ले जाएंगे। चलिए आप भी घूमने चलिए, क्षेत्र भ्रमण पर चिड़ियाघर आपको दिखाते हैं। तो विद्यार्थी का अभिभावक नहीं जाएगा। विद्यार्थी से यह कहना कि मम्मी ने सही किया, वाह सही किया गलत किया, दो जगह हो गया कि नहीं हो गया, तो ये गलत हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये शायद आपका लास्ट क्वेश्चन है। फिर से रिक्वेस्ट है कि अभी तक जो लोग लाइक नहीं किए हैं वो सभी लाइक कर दे। मेरे यहाँ समझा के बताया जाएगा, टाइम आपका बर्बाद नहीं करेंगे। विद्यार्थी को प्रकृति संसाधन का संरक्षण के बारे में पढ़ाते हुए आपने कहा कि हमें
चौराहे पर लाल बत्ती होने पर गाड़ी बंद कर देनी चाहिए। मैंने एक टीचर बोला कि चौराहे पर जब लाल बत्ती होगा, लाल बत्ती का जब सिग्नल होगा तो रुक जाना। अगले दिन आपका एक विद्यार्थी कहता है कि उसके पापा ने पालन नहीं किया। सर मेरे पापा लाल बत्ती का पालन नहीं किया और गाड़ी बंद नहीं किया, गाड़ी धुकुर 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 कर ही रहा था, स्टार्टे छोड़ दिए थे पापा। उस विद्यार्थी के पापा द्वारा उसकी अपेक्षा की जा रही है, क्या चीज की अपेक्षा की जा रही है भाई, ये बताना है। क्या चीज की अपेक्षा की जा रही है? सबसे पहली सड़क सुरक्षा को सुनिश्चित किया जाना चाहिए। सड़क सुरक्षा को सुनिश्चित, इसमें सुरक्षा की बात नहीं है, सिग्नल की बात हो रही है। अगला है कि ट्रैफिक नियम का पालन करना। तो ये ट्रैफिक नियम नहीं है, जिसको जो मन करे गाड़ी, जिसको जैसे मान लीजिए सिग्नल पर रेड लाइट जल रहा है तो जिसको मन किया वो जलाएगा, गाड़ी चालू रखता है, कोई बंद कर लेता है। तो ये ट्रैफिक नियम नहीं है, गाड़ी बंद करना ये नियम नहीं है। पर्यावरण के लिए चिंतित होना, हाँ चिंता का विषय है भाई। धुकुर 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 कर रहा है, सबका गाड़ी कर रहा है, धुआं भी दे रहा है भाई, साउंड पॉल्यूशन भी हो रहा है, वायु प्रदूषण साउंड पॉल्यूशन दोनों हो रहा है। ईंधन का विवेकपूर्ण उपयोग नहीं किया है, तो विवेकपूर्ण उपयोग कैसे करेगा इस पर भी चर्चा करना है। सबसे बेटर आपका सी पर किया, और जिन्होंने सी किया है उन सभी का सही है। और आप सभी से रिक्वेस्ट है आप अपने दोस्तों के पास शेयर करें, अधिक से अधिक अपने इस परिवार को बढ़ाएं, है ना। ये चैनल आपको सहयोग करेगा पेडागोजी अच्छा तरीका से कराने का, और बेटर तरीका से जो भी क्वेश्चन बैंक का उसका गर्दा उड़ाया जाएगा। ठीक है, शेयर कर दीजिए, लाइक करके जाइएगा। तो मिलते हैं, और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप लोगों को वीडियो मेरा कैसा लगा। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।